देहिका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के, और उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हर रोज की तरह हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, आगाज़ करें, उससे पहले जरा फटाफट आपको ये बता देते हैं कि आज के कार्यक्रम में हम किन महत्वपूर्ण खबरों को शामिल करने वाले हैं। तो ऑन द शो पे नजर डालते हैं। बंद हो जाएंगे बहुत सारे लोन ऐप। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार आपके पास लगातार कॉल आती है कि अभी लोन ले लीजिए, तभी लोन लीजिए, क्यों हम ये कह रहे हैं डिटेल में अभी थोड़ी देर में आपके सामने खबर होगी। स्टार्टअप आईपीओ की राह होगी आसान। जी हाँ, आईपीओ बाजार में अभी और भी ज़्यादा गुलजार रहने की उम्मीद है। सेबी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है बताएंगे आपको थोड़ी देर में। अमेरिका को मनाने की कोशिश, जी हाँ, क्यों कह रहे हैं हम बताते हैं थोड़ी देर में। क्या बंद होगा समुद्री कारोबार? रेड सी में जो कुछ हो रहा है, लगातार एक एक खबर का विश्लेषण हम यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। आज भी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें निकल करके आई हैं, डिटेल में इस पर बातचीत होगी। और क्रिप्टो का भारत में अब क्या होगा, क्रिप्टो को लेकर के दुनिया भर में एकदम से रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के अंदर क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। और आईटी में फिर क्यों शुरू हुई है छटनी? दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए हैं और नतीजों में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने निकल करके आए हैं। क्या हो रहा है आईटी कंपनियों में, डिटेल में बातचीत होगी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मोबाइल के जरिए बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार विभाग ने गुरुवार को मोबाइल यूजर्स को आगाह किया है कि अनजान नंबर से आने वाली कॉल को लेकर के सावधान रहें। दूरसंचार विभाग ने यूजर्स को ऐसे मोबाइल कॉल से सतर्क रहने को कहा है जिसमें *401 हैशटैग डायल करने के बाद किसी अज्ञात नंबर पर फ़ोन करने को कहा जाता है। दरअसल *401 हैशटैग डायल करके अनजान नंबर मिलाने से इनकमिंग कॉल जालसाजों के नंबर पर कॉल फॉरवर्ड हो जाती है। सर, ये क्या है पूरा मामला और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये सबसे खतरनाक नंबर है, और अगर आपके फ़ोन पर कहीं भी कुछ इस तरीके का मैसेज आता है जहां स्टार और 401 हैश कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि आप कॉल फॉरवर्डिंग के स्कैम में फंस रहे हैं, कॉल फॉरवर्डिंग के ट्रैप में फंस रहे हैं। इसको डायल करते ही कॉल किसी दूसरे नंबर पर डाइवर्ट होती है और वहां से आपका सारा डेटा और सारी सूचनाएं छिपा ली जाती हैं। ये इतनी बड़ी चुनौती है कि सरकार को आज विशेष रूप से इस पर पूरा एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा और एक कहना पड़ा कि आपके नंबर पर कहीं भी इस तरीके की अगर कोई कॉल मैसेज आ रहा है जिसमें *401 हैश है, तो कृपया उसका इस्तेमाल ना करें। ये सूचना हमने सबसे पहले इस बुलेटिन में इसलिए शामिल की ताकि आपको ध्यान रहे कि ये नंबर सबसे खतरनाक हो सकता है और इसके बाद आपके मोबाइल से बहुत सारी सूचनाएं गायब हो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं। तो ये आप भी अलर्ट रहें, सतर्क रहें और ध्यान रखें कि किसी भी तरह के मैसेज पे जो है रिप्लाई नहीं करना है आपको। केंद्र सरकार की तरफ से उन लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जिनको कि रिजर्व बैंक ने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। गुरुवार को रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि केंद्रीय बैंक ने सरकार के साथ लोन ऐप्स की व्हाइट लिस्ट साझा की है। रिजर्व बैंक की तरफ से लिस्ट साझा किए जाने की बात संभावना है कि सरकार उन लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो कि रिजर्व बैंक की लिस्ट में शामिल नहीं है। सर, ये व्हाइट लिस्ट क्या है और इस व्हाइट लिस्ट में के निकालने के मायने क्या है? ये बात काफ़ी दिनों से स्पष्ट नहीं थी विपुल, की आखिर कौन से लोन ऐप्स हैं जो सही हैं, वैलिड हैं, वैध हैं या सही हैं, और कौन से अवैध हैं। क्योंकि मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस पर और जो ऐप स्टोर्स हैं अलग अलग, चाहे वो प्ले स्टोर हो या एप्पल का ऐप स्टोर हो या बाकी मोबाइल फ़ोन कंपनियों के जो ऐप स्टोर्स हैं, उनके ऊपर बहुत सारे लोन ऐप्स अवेलेबल थे और किसी को भी ये नहीं पता कि इसमें कौन सा ऑथेंटिकेटेड है, ऑथेंटिक है या सही नहीं। और ये काम पिछले डेढ़ साल से चल रहा था। भारत के रेगुलेटर्स इसे देख तो रहे थे पर स्पष्ट रूप से नहीं पता था। अब रिजर्व बैंक ने अंततः सरकार को एक पूरी सूची सौंपी है। उस सूची को व्हाइट लिस्ट कहा गया। उसमें भारतीय बैंकों, बीएफएसआई और बाकी उन कंपनियों के ऐप्स हैं जिनको रिजर्व बैंक की मंजूरी मिली है। आश्चर्य की बात है कि 1.5 साल लग गया सरकार को यह तय करने में, रेगुलेटर को, कि भारत में कौन से ऐप फर्जी हैं और कौन से ऐप सही हैं लोन की दृष्टि से। ये बेहद चौंकाने वाली बात है। लेकिन अंततः देर आए दुरुस्त तो नहीं आए, क्योंकि इस बीच में भारत में इलीगल लेंडिंग का करीब 700 से 800 मिलियन डॉलर का बाजार तैयार हो गया सिर्फ इस ढील के कारण कि 1 साल लग गया भारत के रेगुलेटर्स को यह तय करने में कि कौन से लोन ऐप सही है कि नहीं। और अब ये सूची सरकार को दी गई है। सरकार को इसलिए दी गई है क्योंकि मोबाइल कंपनियों से और जो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से ऐप डाउनलोड किए जाते हैं, उन्हें आदेश देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अब शायद केंद्र सरकार की तरफ से गूगल को, एप्पल को और बाकी कंपनियों को इस बात के आदेश दिए जाएंगे कि इनके अलावा जो भी ऐप अवेलेबल हैं उन्हें उनको ऐप स्टोर से हटा दिया जाए, उन्हें ब्लॉक किया जाए और उनको अलग किया जाए। इसके साथ
ये भी उम्मीद है शायद, अभी तक तो रिजर्व बैंक ने नहीं कहा है, लेकिन ये भी उम्मीद है कि शायद रिजर्व बैंक के सरकार इन लीगल ऐप्स की एक सूची भी जारी करेगी, जो होनी चाहिए लोगों की जानकारी के लिए कि कौन से बैंकों के ऐप्स ऐसे हैं जो डिजिटल लेंडिंग के लिए वैध हैं और जिनसे लोन लेने में कोई खतरा नहीं है। इधर बरसात की कमी की वजह से जलाशयों में पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक लगातार 14वें हफ्ते जलाशयों में पानी का स्तर कम हुआ। दक्षिण भारत के जलाशयों में पानी का स्तर ज़्यादा तेजी से कम हुआ है। दक्षिण भारत में पानी का स्तर उनकी क्षमता के मुकाबले 40% से भी नीचे आ गया है। जलाशयों में घटे पानी की मार रबी फसलों पर पड़ सकती है। सर, क्या दक्षिण भारत में सूखे की स्थिति बनती दिखाई दे रही है? हमने दक्षिण भारत के बारे में आपको हम लगातार बता रहे हैं, जिस दिन से सूचनाएं आना शुरू हुई हैं कि दक्षिण भारत के जलाशयों में पानी अब 40% से कम पानी रह गया है 40% तक पानी घट गया है दक्षिण भारत के जलाशयों में। अब केवल ऐसे जलाशय जहां 100% के आसपास स्थिति वो केवल 4 बचे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप माने तो जलाशयों की संख्या जो 60% से नीचे वाले पानी की क्षमता वाले जलाशय जिनमें कम हुआ है, इनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। उड़ीसा भी अब इस सूची में शामिल हो गया है जहां जलाशयों में पानी गिर रहा है। और अब रबी के सीजन के अगले सत्र के लिए जो खासतौर से जनवरी फरवरी का सत्र है और इसके बाद फिर गर्मी का मौसम शुरू होगा। चिंता इस बात की भी विपुल जी ज़्यादा है कि इनमें से कई सारे जलाशय पेयजल के लिए और बाकी जल सप्लाई के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके बाद जो गर्मी का चक्र आएगा तब तक के लिए जलाशयों के पानी में और ज़्यादा कमी दिखाई देगी, जो अगले साल कई सारे इलाकों में पीने के पानी की या पानी की कमी की वजह बन सकती है। जी। इस बीच उपभोक्ता विभाग इस तरह के दिशा निर्देशों पर काम कर रहा है जिसके तहत कंपनियों को उनके प्रोडक्ट्स को लेकर के किए गए दावों की पुष्टि करनी होगी। अगर कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को इको फ्रेंडली या ग्रीन बताती हैं तो उसे इस दावे की पुष्टि की जानकारी उपभोक्ताओं को भी देनी होगी। सर, सबसे ज़्यादा असर किन कंपनियों पर होगा और क्या कहा क्या गया है सर? भारत में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को इको फ्रेंडली बताती हैं, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित बताती हैं। वो आपको इस तरह से प्रेरित करती हैं कि इस उत्पाद को खरीदने में आप पर्यावरण की संरक्षण में मदद कर रहे होंगे, पर्यावरण की संरक्षण के कामों में अपना योगदान कर रहे होंगे। पर दरअसल इसमें अधिकांश उत्पाद गलत सूचनाएं दे रहे हैं या फ्रॉड हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो इको फ्रेंडली कैसे हैं या उनके इको फ्रेंडली होने के तरीके क्या हैं। अभी तक इसके कोई पैमाने भी भारत में उपलब्ध नहीं थे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक समिति बनाई थी, उस समिति ने विस्तार से गाइडलाइंस बनाई हैं। उन गाइडलाइंस के आधार पर अब इको फ्रेंडली दावा करने वाले प्रोडक्ट्स को बहुत सारे डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, बहुत सारी सूचनाएं देनी पड़ेंगी। उनको ऐसे QR कोड अपने उत्पाद पर लगाने होंगे जिनको स्कैन करके लोग जान सकें कि वास्तव में ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट इको फ्रेंडली होने के लिए क्या कर रहा है। आपको याद होगा हाल के पिछले साल इस बात के कई तरीके के मामले सामने आए थे जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम पर बहुत सारे उत्पाद विदेश में निर्यात किए गए और फिर वहां से पड़ताल में पाया गया कि ना तो वो हर्बल थे ना इको फ्रेंडली थे, वो सारे केवल झूठे दावे थे। तो इसलिए अब नए डिस्क्लोजर नाम्स विदेश, चूंकि यूरोप के बाजारों से इस पर बहुत सारे सवाल उठाए गए, तो अब नए तरीके के नाम्स आए हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी दावे कंपनी करेगी उसे स्पष्ट रूप से बताना होगा और प्रामाणिक रूप से उसकी जानकारी देनी होगी। ठीक। इधर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बाजार में स्टार्टअप कंपनियों की लिस्टिंग को लेकर के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव किया है। आपको बता दें, ये प्रस्ताव IPO के समय स्टार्टअप कंपनी के प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन से जुड़े नियमों को लेकर दिया गया है। नियमों में हुए इस बदलाव के बाद शेयर बाजार में स्टार्टअप कंपनियों की लिस्टिंग में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। सर, कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए सेबी की तरफ से? सेबी एक दस्तावेज लेकर आई है जिस दस्तावेज में खासतौर से स्टार्टअप कंपनियों की लिस्टिंग को लेकर नियमों में और जो लिस्टिंग और डिस्क्लोजर नाम्स हैं उन्हें उदार करने की बात कही गई। इसमें सबसे बड़ी जो शर्त है वो ये कि कंपनी जब सूचीबद्ध होती है बाजार में और अपनी इक्विटी का डाइवेस्टमेंट करती है तो उसे 20% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग की शर्त माननी होती है। कई जगह स्टार्टअप कंपनियां इस शर्त को हासिल करने में मिनिमम 20% की स्टेक होनी चाहिए, जो इसे पूरी नहीं कर पा रही हैं। और इसलिए शायद जो नए नॉर्म आएंगे उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग की सीमा को कुछ कम किया जाएगा। स्टार्टअप बाजार काफ़ी गुलजार है स्टार्टअप में, और इसके स्टार्टअप IPOs का बाजार काफ़ी गुलजार है। IPO बाजार में कई सारी और कंपनियां भी आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये नॉर्म्स अभी तो चर्चा के लिए रखे गए हैं, लेकिन इनकी मंजूरी के बाद
कई और स्टार्टअप कंपनियों को बाजार में आने की सुविधा मिलेगी, क्योंकि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम कर पाएंगे, घटा पाएंगे और उस घटी हुई होल्डिंग के साथ भी वो बाजार में जा सकेंगे। जैसे 2-3 प्रमुख कंपनियां, भारत की 2-3 प्रमुख स्टार्टअप आईपीओ की लाइन में लगे हुए हैं, या तो उनके प्रपोजल अप्रूव हो चुके हैं या वो तारीख की घोषणा करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईपीओ बाजार में पहले ही काफ़ी गुलजार था और गुलजार हो सकता है आने वाले दिनों में जब ये नियम लागू हो जाएंगे। तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आज से दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक शुरू हो रही है। संभावना ये है कि इस बैठक में भारत की तरफ से लैपटॉप इंपोर्ट पर की गई सख्ती पर सफाई दी जा सकती है। साथ में भारत की तरफ से जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी कि जीएसपी छूट को फिर बहाल करने की मांग भी रखी जा सकती है। भारत को जीएसपी के तहत मिलने वाली छूट को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में खत्म कर दिया गया था। इस बीच भारत की तरफ से अमेरिका के साथ ईपीएफओ के डेटा को भी साझा किया गया है ताकि दोनों देशों के बीच टोटलाइजेशन एग्रीमेंट भी हो सके। सर, अमेरिका के साथ कौन कौन से मुद्दे चर्चा में दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ विपुल, डोनाल्ड ट्रंप और भारत के रिश्ते चाहे जैसे भी रहों, पर भारत के व्यापार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल सबसे खराब कार्यकाल था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जब वो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति थे तो भारत और अमेरिका के व्यापार रिश्तों में जबरदस्त गिरावट आई, और वो गिरावट अभी तक भारत और अमेरिका के व्यापार पर प्रभावी और हावी है। अब ये पहली बार ट्रेड पॉलिसी फोरम की मीटिंग शुरू हुई है जहां रिश्ते सुधारने की बातचीत शुरू हुई, और लंबा एजेंडा है, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत को डब्ल्यूटीओ में पहुंचाने, भारत के एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स पर डब्ल्यूटीओ से फैसला लेने, कार्रवाई कराने, ये सारे काम उसी दौर में हुए थे, और उसके बाद भारत को पीएलआई लानी पड़ी थी। अभी भी भारत और अमेरिका के बीच व्यापार रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण और बहुत अच्छे नहीं हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जीएसपी। जीएसपी एक अमेरिकन ट्रेड की व्यवस्था है जिसमें जिन देशों के साथ अमेरिका वरीयता के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर व्यापार करना चाहता है, उसे वो ये दर्जा देता है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इस दर्जे को वापस ले लिया गया था, क्योंकि भारत और अमेरिका के व्यापार रिश्ते खराब थे। तो पहली बात तो ये कि क्या इस ट्रेड फोरम के बाद भारत रिश्ता वापस हासिल कर सकेगा, कि उसको हासिल करने के बाद भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में थोड़ी ज़्यादा पहुँच मिलेगी। और पिछले 2-3 साल से भारत के निर्यातक इसकी लगातार मांग कर रहे हैं। चूंकि अमेरिका में भी चुनाव होने वाला है इस साल, और अभी थोड़े समय के बाद अमेरिका की गवर्नमेंट लेमडक गवर्नमेंट हो जाएगी, तो ये मामला कितना करीब होगा और आगे तक लागू हो पाएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इसकी फाइल खुल गई है, बातचीत शुरू हो गई है। इसके अलावा भारत को ये सफाई देनी होगी कि लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध क्यों लगाए गए, और आने वाले समय में इन पर ऐसे प्रतिबंध लगेंगे कि नहीं लगेंगे, इसके बारे में चर्चा होगी। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और इसके अलावा ट्रेड पॉलिसी फोरम की चर्चा में और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी, और ख़ास तौर पर भारत इस उम्मीद में है कि अमेरिका के साथ सर्विसेज ट्रेड में, सर्विसेज के निर्यात को थोड़ा और ज़्यादा उदार किया जाए। और हाल फिलहाल की किसी भी ट्रेड वार्ता में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अपेक्षाओं वाली व्यापार बातचीत यही होने वाली है, तो इस पर निगाहें हमारी बनी रहेंगी। लेकिन सर, एक चीज़ नहीं समझ रहे, भारत अपना डेटा अमेरिका के साथ क्यों साझा कर रहा है? भारत और अमेरिका के बीच एक टोटलाइजेशन एग्रीमेंट होना है। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो भारतीय कर्मचारी जो अमेरिका की कंपनियों में काम करते हैं, अमेरिका की कंपनियों के लिए भारत में काम करते हैं। अमेरिका के नियमों के हिसाब से कंपनियों को उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए प्रावधान करने होते हैं, और उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीमों का फ़ायदा देना पड़ता है। यह कहा जाता, अमेरिका की कंपनियों का कहना है कि इसमें बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो भारत और अमेरिका दोनों जगहों सोशल सिक्योरिटी नियमों का फ़ायदा ले रहे हैं, जो उचित नहीं है। इन्हें एक ही जगह मिलना चाहिए। इस मामले को हल करना, ये मामला आकर बाद में अंततः भारत और अमेरिका के बीच वीज़ा के मामलों में भी फंस गया, क्योंकि इसके कारण वीज़ा की प्रक्रिया में भी देरी हो रही थी। तो अब इस बैठक में भारत सरकार की तरफ से देश में दी जाने वाले सोशल सिक्योरिटी सुविधाओं का एक पूरा डेटा, एक सूचना अमेरिका को दी गई है, ताकि स्पष्ट हो सके कि अमेरिकी कंपनियां कहीं जो सोशल सिक्योरिटी दे रही हैं वो भारत का दोहराव है कि नहीं है। चलिए, इस बीच 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य घटा करके 5.3% कर सकती है। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 5.9% का लक्ष्य रखा गया था। संभावनाएं ये भी हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार कच्चे तेल का अधिकतम भाव $85 निर्धारित करेगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना में भी बदलाव किया जा सकता है, जिसके तहत महिला किसानों को ज़्यादा लाभ दिया जा सकता है। सर, कई सारी बातें हैं बजट को लेकर के, लेकिन ये $85 कच्चे तेल की कीमतें को जो स्थिर रखा गया, वो किन संभावनाओं को देखते हुए रखा गया है? बजट के रनअप को लेकर हम लगातार आपको मनी सेंट्रल में रोज कुछ ना कुछ बता रहे हैं, क्योंकि बजट अब करीब है, अंतरिम बजट है।
है, लेकिन घोषणाएं प्रमुख होंगी। तो इसमें महत्वपूर्ण है कि पीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी होने की बात है और शायद महिला किसानों को अलग से आइडेंटिफाई किया जाएगा। अभी तक इन स्कीमों में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान नहीं थे। इस बात की संभावना है कि महिला किसानों के लिए शायद हो सकता है अतिरिक्त प्रावधान भी किए जाए। जो महिला किसान हैं और जिनके पास जिनके पास ज़मीनें हैं, महिलाओं के नाम, ऐसा हो सकता है, इस बात की संभावना दिखाई दे रही। कच्चे तेल की कीमत हमेशा बजट की गणनाओं का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। विपुल जी, 2-3 महत्वपूर्ण पैमाने होते हैं जिनके आधार पर बजट के सारे नंबर्स प्रोजेक्ट किए जाते हैं। उसको बजट की ब्लू बुक भी कहते हैं। उसमें सरकार की भारत की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, भारत की महंगाई दर, भारत की जीडीपी दर, कच्चे तेल की कीमतें और विदेशी मुद्रा विनिमय की दर, ये 4-5 प्रमुख आंकड़े हैं जिनके आधार पर आपको अगले साल के लिए सारे सरकार के प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं। जीडीपी कितना होगा, महंगाई कितनी होगी, जीडीपी और महंगाई मिलाकर कितनी दर बनेगी, जिसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। कच्चे तेल का आयात की कीमत क्या होगी प्रोजेक्टेड, क्योंकि उसके आधार पर कितनी विदेशी मुद्रा भारत से जाएगी और कितना टैक्स भारत को इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पर मिलेगा, ये चीज़ें देखनी होती हैं। इसलिए संकेत मिल रहे हैं कि भारत सरकार अगले साल के लिए 75 से 85 बल्कि $85 प्रति बैरल की औसत दर का आकलन कर रही है, जबकि पिछले साल 2023 के अधिकांश समय में कच्चे तेल की कीमत $85 से ऊपर रही है। अभी हाल के 3-4-5 महीनों में हमने $80 के नीचे की दर देखी है। हालांकि अगर आप इसकी तुलना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे आकलन माने तो उनका मानना है कि अगले साल कच्चे तेल की कीमत $90-92 के आसपास रह सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि सरकारें मान रही है कि $85 के आसपास रहेगी। इसलिए कच्चे तेल की कीमतें ऊँची होने के कारण पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी का बिल भी बढ़ेगा, जो सब्सिडी LPG पर दी जा रही है, और कीमतों में कमी की गुंजाइश कम रहेगी। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, जी हां, लाल सागर में तनाव बढ़ाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए हैं। हूती विद्रोही लाल सागर में मालवाहक समुद्री जहाज़ों को निशाना बना रहे थे, जिस वजह से अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों के व्यापार को प्रभावित हो रहा था। इसी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। उधर इजराइल ने इस तरह के ट्रेड रूट पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए लाल सागर के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होगी। ज़मीन के रास्ते ही इजराइल और UAE को मिलाया जाएगा। इधर लाल सागर के तनाव की वजह से प्रभावित होने वाले व्यापार के आकलन के लिए अगले हफ्ते भारत सरकार के मंत्रियों की बैठक भी होती हुई दिखाई देगी। सर, अब ये जो हमले हुए हैं, इसके बाद किस तरीके से परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं? कई सारी बड़ी घटनाएं। देखिए, लाल सागर के इस हिस्से में, स्वेज और लाल सागर का हिस्सा और इस स्ट्रेट के हिस्से में, यमन के आसपास के हिस्से में जिस बात का डर था वही हो गया। वहाँ आप स्पष्ट रूप से एक युद्ध सा शुरू हो गया है हूती विद्रोहियों और मित्र देश, इनको आप कह सकते हैं अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी देशों के बीच में, क्योंकि इस हिस्से से स्वेज के रास्ते से दुनिया का करीब 12 से 14% ट्रेड होता है। तो इसलिए वहाँ पर अब ये सीधे टकराव की स्थिति है। और अगर आप इसके जियोपॉलिटिकल या भू राजनीतिक संदर्भ देखें तो हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है, तो परोक्ष रूप से ये ईरान को भी संकेत देने की कोशिश है। यानी कुल मिलाकर व्यापार करने वालों के लिए हिस्सा एक पूरी तरह से लंबे युद्ध और की चपेट में जाता दिखाई दे रहा है। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये यहाँ पर आग और भड़केगी, इसकी संभावना पिछले 15 दिन से ही थी, और इसीलिए दुनिया की सभी प्रमुख शिपिंग लाइंस ने अपना रास्ता बदल दिया था और वो अफ्रीका के रास्ते से अफ्रीका की परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं, जहाँ 30 से 35 दिन का ज़्यादा समय लगता है। दुनिया में शिपिंग प्रीमियम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँच गए हैं, शिपिंग इंश्योरेंस की लागत बढ़ चुकी है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन यहाँ इन ताजे घटनाक्रमों के बाद अब ऐसा लगभग दिखाई दे रहा है कि दुनिया को व्यापार के फिलहाल किसी दूसरे रास्ते की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ये युद्ध कब खत्म होगा और यहाँ के बाद सोमालिया के पायरेट्स का जो असर इस पूरे हिस्से में है, उसे देखते हुए दुनिया को लंबे बाद, सदियों बाद ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि समुद्री व्यापार के जरिए ही व्यापार ने दुनिया में गति पकड़ी थी। लैंड मार्ग से या सड़क मार्गों से तो व्यापार कारवाओं के जरिए जमाने से होता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया का जो रास्ता खुला था समुद्री व्यापार के लिए, वो अब संकट में है। लेकिन सर, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है लाल सागर में, भारत की तैयारियां कैसी दिखाई दे रही हैं और भारत की क्या भूमिका रहने वाली है? 2 महत्वपूर्ण और घटनाक्रम है। जैसे कि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि
इजराइल यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ एक ज़मीनी रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी बात है। हमने जैसा कहा कि दुनिया ने ज़मीनी रास्ता छोड़कर तेज और प्रभावी और भारी सामान के परिवहन के लिए समुद्री रास्ते को चुना था, और जब समुद्र से व्यापार शुरू हुआ और समुद्री रास्तों की खोज हुई, उसी के बाद ग्लोबलाइजेशन आया, उसी के बाद पूरी दुनिया में व्यापार शुरू हुआ। स्थलीय रास्तों से व्यापार तो पहले से ही होता था, लेकिन वहाँ से बहुत सारे सामान पहुँचाने की क्षमता नहीं होती। लेकिन अभी फिलहाल तात्कालिक तौर पर इजराइल और यूएई उसके साथ एक नया रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री अगले हफ्ते एक बैठक बुलाने वाली है, जिसमें सारे प्रमुख स्टेक होल्डर्स जो निर्यात से संबंधित हैं, आयात से संबंधित हैं, उनकी बैठक होगी। शायद भारत सरकार भी किसी अल्टरनेट रास्ते की तलाश करेगी निर्यात के लिए, और इस पर दुनिया के अन्य देशों से बात की जाएगी। और ये काफ़ी चिंताजनक परिस्थिति है कि दुनिया के प्रमुख देश या व्यापारी देश अब समुद्री रास्ते से अलग हटकर नए रास्ते तलाश रहे हैं। हो सकता है तात्कालिक तौर पर के लिए किया जाए, पर इससे पूरी दुनिया के व्यापार का संतुलन ही ध्वस्त हो जाएगा, उलट पलट हो जाएगा। बहुत सारे सामान जो जा ही नहीं सकते स्थलीय रास्तों से वो कैसे जाएंगे, उनका कारोबार कैसे होगा और उनकी कितनी लागत होगी एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए, समझना मुश्किल है। लेकिन अब भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री अगले सप्ताह इस पर बात करेगी, और आमतौर पर निर्यातकों को इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि उनको अपने ऑर्डर्स लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि 14 से 30 दिन तक की देरी आपूर्ति में हो सकती है। इस बीच देशों में घरों की बिक्री में बढ़ोतरी तो देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद 2023 के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशी संस्थागत निवेश में गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक सुस्ती की वजह से विदेशी संस्थागत निवेशक 5 साल के निचले स्तर पर आ गए हैं। हालांकि दूसरी तरफ घरेलू निवेशकों ने रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ाया है। घरेलू निवेशकों का निवेश करीब दोगुना होकर के $1.5 अरब तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, रियल एस्टेट में बिक्री अच्छी देखने को मिल रही है, मार्केट के अंदर रियल एस्टेट के शेयर चल रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो ये फंडिंग क्यों कम हो गई? भारत के रियल एस्टेट सेक्टर का पूरा ढांचा बदल गया। विदेशी निवेशक भारत में मकानों की बड़ी संख्या में बिक्री को लेकर आ रहे थे, और उनको लग रहा था कि भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बड़ी डिमांड क्रिएट होगी। उस डिमांड के लिए फंड्स लगाए जाएंगे जिस पर बेहतर रिटर्न मिलेगा। पर भारत का हाउसिंग बाजार पूरी तरह बदल गया। छोटे घरों की, सस्ते घरों की मांग पूरी तरह खत्म हो गई। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत ही लिमिटेड ढंग से ग्रो कर रही है। अब भारत में जितनी मांग बची वो बड़े घरों की मांग है, उतने के लिए भारत के बिल्डर्स के फंड्स पर्याप्त हैं। इसलिए अब विदेशी निवेशकों को, जो आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले तक भारत का रियल एस्टेट सेक्टर संभावनाओं की दृष्टि से काफ़ी बड़ा क्षेत्र दिखाई दे रहा था, वहाँ से उनके लिए संभावनाएं भी सीमित हुई, और उनको वहाँ से उनको बेहतर रिटर्न की उम्मीद भी कम है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशी निवेश में तेजी से गिरावट आ रही। ये निवेश मूव करके हेल्थ केयर की तरफ जा रहा है, जिस पर हमने विस्तार से बात की थी कि भारत में आने वाला में जो पिछले साल विदेशी निवेश आया 2022-23 में, उसका एक बड़ा हिस्सा हेल्थ केयर सेक्टर को गया है। पर हाउसिंग सेक्टर में चूंकि अब सस्ते मकानों की, बड़े मास मार्केट की डिमांड नहीं है, तो इसलिए विदेशी निवेशक यहाँ से निराश है। ठीक। इस बीच असम की सरकार ने फैसला किया है कि ग्रामीण योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में उन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा जिनके 3 से ज़्यादा बच्चे होंगे। हालांकि पहले से जो लोग लाभ ले रहे हैं, उन लाभार्थियों की लिस्ट से उन्हें वह बाहर नहीं किया जाएगा। नए नियम सिर्फ नए जुड़ने वाले लोगों के लिए होंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लिए 4 बच्चों तक की छूट होगी। सर, इस फैसले के क्या कुछ असर आप देख रहे हैं? ये भारत में एक नए तरीके के रेगुलेशन की शुरुआत है, जिस पर लंबी बहस की संभावना भी है, और शायद इसे अदालत में भी लोग ले जाएंगे। असम सरकार ने एक मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है। सारी स्कीमों में नहीं किया, केवल एक स्कीम ऐसी है जिस स्कीम से महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा दिया जाता है। और वहाँ पहली बार परिवार की में सदस्यों की संख्या की, बच्चों की संख्या की कैपिंग लागू की गई है। और ये एक नए किस्म का रेगुलेशन है, जहाँ पर जनसंख्या से जुड़े हुए शर्तों को सामने लाकर कैपिंग की जा रही। देखना होगा कि इस पर प्रतिक्रिया कैसी होती बाकी राज्यों की लाभार्थियों की, भारत की अदालतों की। क्या वो इस बात की इजाज़त देंगे कि इस तरीके की कैपिंग की जानी चाहिए? लेकिन एक नई शुरुआत है, और ख़ासतौर पर एक छोटी सी स्कीम में शुरुआत है, इसलिए हमने इसको शामिल किया कि इस पर अभी और भी बहुत सारे और इसके आयाम स्पष्ट होने हैं कि क्या बड़ी स्कीमों में भी इसे लागू किया जाएगा, या केवल महिला केंद्रित स्कीमों तक ही से सीमित रखा जाएगा।
सर, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफ पहला कदम हो या उस दिशा में कहीं जाती हुई दिखाई तो नहीं? जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में चर्चा में काफ़ी लंबे समय से है, लेकिन उसकी जो भारत के आंकड़े हैं वो इसकी पुष्टि ही नहीं करते, क्योंकि भारत में फर्टिलिटी रेट भी गिर रहा है और आबादी की संख्या भी कम हो रही है और भारत की आबादी की विकास दर भी पिछले 2 दशकों में काफ़ी तेज़ी से गिरी है। और इस मामले में जितने भी मिसनॉमर हैं या जितनी भी बातें हैं वो कहीं भी भारत की डेमोग्राफिक आंकड़ों से मेल नहीं खाती हैं। हम जो चर्चाओं में नैरेटिव में सुनते हैं कि भारत की आबादी बढ़ रही है, भारत की आबादी दरअसल घट रही है, ग्रेइंग आ रही है, लोगों में बुढ़ापा बढ़ रहा है, परिवारों का आकार छोटा हो रहा है। भारत के डेमोग्राफी के जो आंकड़े विस्तार से आए वो हमें यही बताते हैं। और अब जो नया सेंसस आएगा तो और भी ज़्यादा स्पष्ट होकर ये बात सामने आएगी कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर में पिछले दशकों की तुलना में काफ़ी रिमार्केबल गिरावट आई है और फर्टिलिटी रेट में भी और परिवारों के आकार में भी कमी आई है। इधर अमेरिकी सिक्योरिटी कमीशन SEC की तरफ से बिटकॉइन ETF को दी गई मंजूरी के बाद बिटकॉइन की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार को बिटकॉइन का भाव करीब 5% बढ़कर के $49,000 हो गया। सिक्योरिटी कमीशन की मंजूरी के बाद क्रिप्टो करेंसी को लेकर के रेगुलेटर्स के नरम पड़ते रुझान के संकेत मिले हैं, जिस वजह से बिटकॉइन के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। सर, अब क्या एक मान लें कि अब क्रिप्टो को कानूनी मंजूरी एक तरीके से मिल गई है, जिस तरीके से अब ETF आ रहा है उसका? अमेरिका की सरकार ने आधिकारिक रूप से भी बिटकॉइन को लेकर कोई कानून नहीं बनाया, पर अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ETF की इजाजत दे दी। यही दिलचस्प हो रहा है दुनिया के वित्तीय बाजारों में। भारत में भी आधिकारिक रूप से क्रिप्टो के लिए कोई कानून नहीं बनाएगा, पर टैक्स की व्यवस्था के तहत आप क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं और उस पर गैम्बलिंग वाले प्रावधान के तहत टैक्स भी लगेगा। तो क्रिप्टो एक अजीब सी एसेट हो गई है जिस पर रेगुलेटर्स जिसे मंजूर भी कर रहे हैं और जिस पर रेगुलेटर डरे हुए भी हैं और कानून भी नहीं बना रहे हैं। लेकिन ETF में ट्रेडिंग शुरू होने के साथ ये आप कह सकते हैं विपुल कि अब निवेश के तौर पर, कम से कम निवेश के उपकरण के तौर पर, करेंसी तो नहीं होगी, प्राइवेट करेंसी तो नहीं अलाउ की जाएगी, पर क्रिप्टो को एक निवेश इंस्ट्रूमेंट के तौर पर तो दर्जा मिल ही गया है ETF शुरू होने पर। अब दुविधा उन देशों की है जिन देशों में पूरी तरह प्रतिबंध है, क्योंकि एक बार जब दुनिया के किसी हिस्से में क्रिप्टो में ETF की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और वो भी वहाँ के रेगुलेटर से अप्रूव्ड या मंजूर होगी, तो दुनिया के अन्य देशों के निवेशक भी उसमें निवेश करना शुरू करेंगे। अभी हाल में ही कल भारत के रिजर्व बैंक गवर्नर ने तो काफ़ी सख्त रुख लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया जो भी करती हो, पर हमारे लिए क्रिप्टो में को अलाउ करना उचित और सही नहीं है। लेकिन क्या भारतीय निवेशकों को क्रिप्टो ETF में निवेश करने से रोका जा सकेगा? कि जब बिटकॉइन के ETF में ट्रेड होंगे अमेरिका में, तो क्या भारतीय निवेशक निवेश नहीं करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। ठीक। इधर देश की दिग्गज IT कंपनियों यानी कि TCS और इन्फोसिस के नतीजों में हमने आते हुए देखे और यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। दिसंबर तिमाही के दौरान दोनों कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या में 35,000 की गिरावट देखने को मिली है। TCS के कर्मचारियों की संख्या में 10,669 की गिरावट आई है, जबकि इन्फोसिस में ये संख्या 24,182 कम हुई है। बीता एक साल IT कंपनियों के लिए काफ़ी चुनौती भरा रहा। वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती की वजह से IT कंपनियों के मुनाफे पर चोट पहुंची है, जिस वजह से उनके यहाँ कर्मचारियों की छटनी के साथ साथ नई भर्ती में भी गिरावट देखने को मिली है। उधर दिग्गज टेक कंपनी गूगल में भी कर्मचारियों की छटनी देखने को मिल रही है। सर, ये छटनी का नया दौर कैसे देख रहे हैं इसे आप, और ये क्यों शुरू हुआ है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आंकड़े हमारे सामने आए। बाजार में मिला जुला रुख रहा। हालांकि कंपनियों के नतीजे उतने अच्छे नहीं थे, पर बाजार की उम्मीदों के हिसाब से अच्छे थे। बाजार को और ख़राब नतीजों की उम्मीद थी और इसलिए कंपनियों के स्टॉक्स में, भारत के IT कंपनियों के स्टॉक्स में लंबे समय के बाद थोड़ी सी मजबूती दिखाई दी। हालांकि कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं, पर नतीजों से अलग अगर आप ध्यान से देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान एट्रिशन रेट या कंपनी में निकाले जाने वाले लोगों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई। करीब 11,000 लोगों के आसपास की कमी दिखाई दी। ये बता रहा है कि IT सेक्टर में छटनी का दौर जो पिछले साल 2023 की शुरुआत से शुरू हुआ था, या आप माने 2022 के अंत से शुरू हुआ था, वो तीसरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की तिमाही तक आते आते और ज़्यादा गहरा गया। ऐसा नहीं हुआ कि इसमें कहीं कोई बदलाव आया हो या कंपनियों को कुछ नया तरीका मिला हो कर्मचारियों को रोकने का। अगली तिमाही के गाइडेंस भी बहुत अच्छे नहीं हैं और इसलिए IT सेक्टर में नौकरियों की छटनी आने वाले समय में जारी रहेगी। और मुख्य रूप से वजह वही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कंपनियों के बहुत सारे काम ऐसे जो कि कर्मचारियों के जरिए कराए जाते थे, वो ऑटोमेटिक सिस्टम से, मशीन लर्निंग के जरिए हो रहे हैं और वहाँ अब लोगों की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही। इस तिमाही के आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये पूरा साल, पूरा साल जो ये वित्त वर्ष है, इसमें जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स में, नौकरियों के प्रॉस्पेक्ट्स में IT सेक्टर में किसी बड़े सुधार की या बदलाव की उम्मीद नहीं है।
लेकिन अभी बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आने बाकी हैं। आईटी कंपनियों में किस तरह की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो दोपहर 1 बजे हेलो मनी 9 में हमारे साथ जुड़ जाइए और जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि आईटी कंपनियों में अभी किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। चलिए, बहुत सारी बड़ी खबरें बाकी हैं, फटाफट नजर डालते हैं उनमें झटपट में। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद इसकी कीमतों में नरमी आ चुकी है, लेकिन कीमतें कम होने के बावजूद निर्यात पर प्रतिबंध हटने की संभावना कम है। सरकार की नज़र फिलहाल रबी प्याज की खेती और मौसम पर बनी हुई है और जब तक सरकार को प्याज की बेहतर उपज का भरोसा नहीं होगा तब तक उसकी तरफ से निर्यात खोलने की संभावना कम है। फिलहाल मंडियों में थोक भाव घट करके 1500 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गया है, जो कि 1 महीने पहले 4000 रुपये तक चला गया था। भीम ऐप से लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने ऑफर शुरू किया है। ऑफर के तहत भीम ऐप के जरिए गाड़ी में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी भरवाने पर 1% का कैशबैक मिलेगा। हालांकि ये कैशबैक अधिकतम 150 रुपये तक ही होगा। ये ऑफर 15 जनवरी से 31 मार्च तक लागू रहेगा। 2023 के दौरान देश में रिकॉर्ड जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2023 के दौरान डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई ने जीएसटी चोरी के 6,323 मामले पकड़े हैं, जिनमें से 1.98 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई है और टैक्स चोरी के लिए 140 लोगों को गिरफ्तार भी यहां पर किया गया है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर की तरफ से कैपिटल फूड और ऑर्गेनिक इंडिया के अधिग्रहण की घोषणा की जा सकती है। कैपिटल फूड चिंग सीक्रेट नाम से अपने प्रोडक्ट बेचती है, जबकि ऑर्गेनिक इंडिया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचती है और फैब इंडिया ग्रुप की ये कंपनी है। सर, ये कुछ एक खबरें थी, आपकी टिप्पणी। एलआईसी को 3000 करोड़ रुपए का 3529 करोड़ रुपए का जीएसटी का टैक्स नोटिस मिला है और इसको लेकर काफी सनसनी है बाजार में, क्योंकि 3529 करोड़ रुपए कंपनी की बैलेंस शीट के लिए बहुत भारी पड़ने वाली बहुत बड़ी रकम है। हालांकि एलआईसी की तरफ से कहा गया है कि वो इस मामले को लेकर अपील में जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, कंपनियां इस नोटिस को लेकर अपील में जाएंगी, पर हमें दिखाई दे रहा है कि एलआईसी भी जीएसटी के निगाह में, जीएसटी प्रशासन की निगाह में जीएसटी का उल्लंघन करती पाई गई, जीएसटी नियमों का उल्लंघन करती पाई गई और ये बेहद आश्चर्यजनक बात है। इस पर हम विस्तार से चर्चा भी कर सकते हैं कि साल बीतते पिछला साल बीतते भारत का जीएसटी अचानक घोटाले, टैक्स इवेजन का गढ़ बन गया और अब उसमें सरकारी कंपनियां और खासतौर से देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भी फंसती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, अब कार्यक्रम को तो समेटने का वक्त हो गया है सर, लेकिन इस बार का इकोनॉमिकम काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है और बहुत सारे नंबर्स क्रंचिंग किए आपने, बहुत सारे आंकड़े बताए हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, इस बार विपुल, इस बार का इकोनॉमिकम का संदर्भ आप आज की एक चर्चा से ले सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार की वार्ताओं का दौर शुरू हुआ है। हालांकि चुनाव वहाँ होने वाले हैं, लेकिन ये व्यापार की वार्ताओं के इस दौर के पीछे दुनिया में चल क्या रहा है। दूसरी खबर हमने आज आपको बताई कि सुएज नहर का रास्ता लगभग बंद होने की स्थिति में है और अब दुनिया में दूसरे रास्तों की खोज की जाने लगी है, जो कि स्थलीय स्तर पर जाने वाली। ये व्यापार की 2 प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो हमारे सामने। इन्हीं की रोशनी में आपको बताएंगे कि बाजार पिछले 1 साल के अंदर दुनिया के व्यापार में ऐसा क्या बदल गया। पूरी दुनिया के व्यापार में एक बड़ा शिफ्ट आया है और वो शिफ्ट क्या है, उस बदलाव का असर भारत, चीन और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर क्या पड़ने वाला है और अगले साल दुनिया में ग्लोबल ट्रेड में अब कैसी परिस्थितियां दिखाई देंगी। ऐसी उम्मीद लगभग किसी ने नहीं की थी, जैसा पिछले 1 साल में पूरी दुनिया के ट्रेड में हो गया है और इसलिए अब दुनिया का व्यापार कम नहीं हो रहा है, सिकुड़ रहा है और ये बेहद पैराडॉक्सिकल है। कम नहीं हो रहा है, सिकुड़ रहा है। कैसे सिकुड़ रहा है, इस बार के इकोनॉमिकम में हम विस्तार से जानेंगे कि देखिए कैसे बदल गई देखते देखते दुनिया। और आपको बता दें कि निश्चित रूप से इस बार का इकोनॉमिकम आप देखिएगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप लोगों को भी दुनिया के कारोबार किस तरीके से बदल रहे हैं, वहाँ भूगोल किस तरीके से बदल रहा है, बहुत कुछ नई जानकारी मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको जो है मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ जो है मनी 9 के ऐप पर ही ये उपलब्ध रहेगा। तो मनी 9 के ऐप को डाउनलोड कीजिए, इकोनॉमिकम देखिए, उस पर अपनी टिप्पणी, अपनी बातचीत, अपने सवाल हमें अवश्य भेजते रहिए। तो अब फिलहाल अंशुमान सर, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, तमाम प्रश्नों के उत्तर दिया आपने, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मनी सेंट्रल को फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और वीकेंड पे बहुत अच्छे कार्यक्रम हम लगातार लेकर के आ रहे हैं। तो आप इस वीकेंड को मनी 9 के साथ, मनी 9 के ऐप के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है, जैसा ही रंगो